सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। हाँ मंजू, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। और आज इतने विशेष दिन है ना कि मैं देख देख के ये सोच रही हूँ और पुराने कुछ बातों में, कुछ ख्यालों में, कुछ दिनों में गुम हो जा रही हूँ बार बार। मुझे पता है तुम जरूर जो है ना विश्व डाक दिवस पर जो है गुम हो गई हो। हाँ, चिट्ठियों की बातें सोच रही हूँ। कैसा समय था जब हम लिखते थे, दूसरों की चिट्ठियां आती थी, कितने प्यार से पढ़े जाते थे और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, उसे संभाल के रखते थे। और जो वो चिट्ठियां होती थी उनके अंदर सूखे हुए फूल आते थे, दिल के आकृतियां आती थी। तो वो जो सारी बातें हैं ना वो मुझे गुदगुदा रही है और याद आ रही है। बिल्कुल। और देखिए ना, अगर हमारी दोस्तों की चिट्ठियां आती थी, सहेलियों की आती थी, घर परिवार में चिट्ठियां आती थी, इनलैंड आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, है ना, लिफाफे के अंदर डाल के आते थे। और अगर हम अपने ऑफिस की बात करें आकाशवाणी की, तो वहां पर भी श्रोताओं के पत्र आया करते थे जिन्हें हम बहुत ही ध्यान से पढ़ा करते थे, है ना। बिल्कुल। सखी सहेली में भी पहले इतने सारे पत्र आते थे कि उन पत्रों में से कुछ पत्रों को खोजना, उनको बार बार पढ़ना, उन पत्रों को शामिल करना, ये एक बड़ा ही एक रोमांचक एक अनुभव हमारे लिए रहा है। बहुत। और हमारे श्रोता भी दिल थाम के बैठ जाते थे कि अब उनका खत का जवाब आने वाला है। और इस तरह से पत्रोत्तर कार्यक्रम हुआ करते थे। हम भी बैठकर अपनी सखियों को, अपने जो जानकार लोग हैं, रिश्तेदार, उनको चिट्ठियां लिखा करते थे। बचपन से हमारे माता पिता हमें सिखाया करते थे कि किस तरह से चिट्ठी लिखी जाती है और किस तरह से उसका अंत किया जाता है, कहाँ हमें नमस्कार, चरण स्पर्श लिखना होता है ना। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, लेकिन हम बाद में करेंगे। और भी जो दिन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब तो हम तो डाक में ही खो गए। वही तो बात है ना। विश्व दृष्टि दिवस है, तो आंखों की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए, आंखों के लिए अब और हम क्या कर सकते हैं, या जिनके पास नेत्र नहीं है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब बातों पर एक दृष्टि हम डालेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी दिवस है। और और पर्यटन स्थल में आज हम कहाँ जाने वाले हैं? ओरछा। अरे मध्य प्रदेश। क्या बात है। मध्य प्रदेश में ओरछा, ये बड़ी ही सुंदर जगह है जो आप देखने के लिए जा सकते हैं। और अभी मौसम अब अनुकूल ही आ रहा है। देखिए अक्टूबर महीना तो चल ही रहा, नवंबर में तो सर्दी आ ही जाती है। तो जो सर्दी का जो मौसम है ये वहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और ट्रेकिंग या फिर जो नदी के अंदर घूमना पसंद करते हैं उनके लिए मानसून का सीजन वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में एक बात फिर भी मैं कहूंगी, जब हम इस पर बात करेंगे अपने श्रोताओं से, कि आप पर्यटन पर कहीं जाएं लेकिन अपने थोड़ा सा सुरक्षा का ख्याल रखें। और वहाँ जगह का, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की स्वच्छता का भी ख्याल रखें। ये बात हम करेंगे और हमारे श्रोता भी बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल पर गए, क्या ओरछा जाके आए हैं और उन्हें वहाँ कैसा लगा। और एक हमारा सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कुछ कहना है। तो आज हमें ये कहना है कि भाई लिखने का ये जो कम होता चलन है, तो आपकी दृष्टि से लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है, या अब लिखने का चलन खत्म हो गया वो ज्यादा? नहीं, इसको आप इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि पहले हम चिट्ठियां लिखा करते थे, है ना, लेकिन अब हमने लिखना छोड़ दिया है, लगभग पेन से, पेंसिल से। तो आप बताइए कि आपने क्या लिखना शुरू किया? क्या आप लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, या आपको अच्छा लगता है लिखने का जो लेकिन कम जो चलन हो गया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? कि हाँ वाकई अब तो बच्चों से भी हम कहते हैं कि आप खूब लिखिए ताकि आपके पेपर जो है वो अच्छे से हो सके, आप हर क्वेश्चन को अटेंड कर सके। सही। और लिखने के क्या फायदे हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, और नहीं लिखने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि जब हम लिखते हैं ना तो हमारा जो मस्तिष्क है बहुत सक्रिय हो जाता है, उसमें विचारों का एक बाढ़ सी आ जाती है ना। तो वो जो सारी बातें जिनको अब हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिख नहीं रहे, तो इस बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। तो ये सारे विषय हैं, लेकिन सबसे पहले अब एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको,
पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल, ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है आईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम। हाँ अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना हमने सुना और ये गाना सुनते सुनते हम भी बहुत सारी बातों में खो गए और ये सोचने पर भी मजबूर हो गए कि जब हाथ में एक खत आ जाता है तो हमारे मन की हालत क्या होती है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि मैं कदम यहाँ रखूं या वहां रखूं, यानी मन झूमने सा लगता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि उसका खत आएगा, वो आया, हमारे हाथ में है और अब मन की हालत क्या हो चली। बिल्कुल सही कहा, इस गीत में यही दर्शाया गया और हमारे साथ भी यही होता है मंजू। जब अपने किसी चाहने वाले का खत आ जाता है तो हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, है ना, जो हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है और आंखें जो है वो झरझर बहने लगती हैं। तो ये इस तरह का नजारा हो जाता है जब हम कोई खत जिसे हम बरसों से इंतजार करते हो या हमें जिस खत का इंतजार होता हो वो आ जाता हो। लेकिन तो बात तो ये है कि अब ये जो अनुभव है ये अब हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि अब हम खत लिखते ही नहीं या फिर इसका प्रचलन बहुत कम हो गया क्योंकि दूसरे बहुत सारे साधन आ गए जहाँ सिर्फ एक क्लिक पर एक बहुत लंबा सा मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आत्मीयता का अभाव अब हम महसूस करते हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, बड़े बड़े गैजेट्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, हम बहुत कुछ भेजते हैं, हजारों लोगों को एक साथ संदेश भेज सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो हम 4 लाइनों में खत लिखा करते थे। तो आज जो विश्व डाक दिवस हम मना रहे हैं उसके बारे में हमें इसलिए चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि ये दिवस जो है आज के दिन 1874 को स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये दिन हमारे जीवन में डाक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है क्योंकि ये सेवाएं लोगों को जोड़ने, संचार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को सक्षम बनाने और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करती है, जिससे ये सेवाएं वैश्विक समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। विश्व डाक दिवस की आधिकारिक घोषणा 1969 में की गई। इस दिन विभिन्न देशों में उत्सव और
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए डाक कर्मचारियों के प्रयासों को सराहने का भी ये दिन है। यानी हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि उनकी सेवाओं की वजह से हमारी जो डाक है हम जो भेजते हैं वो हम तक पहुंचती है, या दूसरे तक जो हम भेजते हैं वो पहुंच जाती है। आपको पता है ना मंजू, भरी दोपहरी में जब हमारा डाकिया डाक लाता है साइकिल से उतरता था और हमें चिट्ठी देता था, बहुत सारी चिट्ठियों का बंडल उसके हाथ में होता था, तो हम कितनी उत्सुकता से देखते थे ना कि किसकी चिट्ठी आई है। तो वो जो नजारे हैं, वो जो समय था, वो जो कल्पनाएं थी, वो अद्भुत थी। और साक्षरता और संचार को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहन आज के दिन दिया जाता है। और आज का ये खास दिन आधुनिक डिजिटल युग में डाक सेवाओं की प्रासंगिकता पर भी जोर देता है। बिल्कुल, इतिहास की शुरुआत से ही डाक सेवाएं संदेश वाहकों के रूप में विद्यमान थी, जो पैदल या घोड़े पर सवार होकर लंबी दूरी की यात्रा करते थे। 1600 और 1700 के दशक में कई देशों ने राष्ट्रीय डाक प्रणालियां स्थापित की। कालांतर में इनमें संशोधन होते चले गए और वर्तमान स्वरूप अब हमारे सामने है। और आज डाक प्रणालियां व्यवसायों में सहयोग दे रही है, परिवार और दोस्तों के बीच संवाद को संभव बनाती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 192 सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पत्र और पार्सल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षित रूप से पहुंच सके। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज का, और कितनी जिम्मेदारी होती है उस डाक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की। तो हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व डाक दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है और ये दिन डाक सेवाओं के महत्व को दर्शाने के लिए है, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के गठन की याद आज की जाती है, जिसके लिए 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1 जुलाई 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था और भारत में डाक सेवाओं का एक समृद्ध इतिहास है। एक साथी लिखते हैं कि विश्व डाक दिवस पर इतना ही कहना है कि जाने कहां गए डाक के वो दिन, सदा रहते थे डाकिए तेरी राह में हम, काश आज मिल जाए खत अपने नाम, सदा रहते थे लिखने वाले की राह में हम, डूबे रहते थे जिनकी चाह में हम, अगर आज हो जाए ये पूर्ण काम तो सुन ओ डाकिए मुंह मीठा तेरा करवाएंगे हम। डाक दिवस की शुभकामनाएं। तो भाई आप तो कवि बन गए। वो गाना है ना, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता, तो ये कवि बन गए हैं, है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व डाक दिवस का वैश्विक जो दिवस है हम मना रहे हैं और दिवस के रूप में उन्हें याद भी किया जाता है आज ही के दिन प्रतिवर्ष की तरह। ये एक वैश्विक डाक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक प्रयास है जो डाक व्यवस्थाओं में समानता और एकरूपता भी लाता है। एक साथी लिखते हैं कि विश्व डाक दिवस मनाते हुए हमें वो दिन याद आ रहे हैं जब चिट्ठियों का अनूठा संसार हुआ करता था, जिनका इंतजार हमें उतना ही रहता था जितना प्रिय व्यक्ति के आने का। सुख दुख की खबर पहुंचाने का काम ये चिट्ठियां बखूबी करती थी। इन्हें पढ़ते हुए लिखने वाले के मनोभावों को आसानी से महसूस किया जा सकता था। आज सोशल मीडिया पर भले ही चरण स्पर्श लिख लीजिए, पर वो अनुभूति नहीं होती जो पत्रों के माध्यम से होती थी। आज आधुनिक युग में डाक विभाग की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पोस्ट बैंक, स्पीड पोस्ट, जीवन बीमा, लाइसेंस और पासपोर्ट सेवा में उतर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। बिल्कुल सही लिखा आपने और बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। विश्व पोस्टल दिवस और विश्व इस दिवस पर खास राष्ट्राभिनंदन है आपको, यानी मंदाकिनी जोशी और हमारी प्रिय मंजू द्विवेदी। आप दोनों की आवाजें बहुत मीठी हैं। प्रोग्राम में आने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। चलिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं और एक गीत सुनवाते हैं। बिल्कुल। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया,
ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूरनमाशी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारड को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हो गया, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया ढाकिया डाक लाया। गाना सुनते हुए इस गाने का जो फिल्मांकन हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हमारी आंखों के सामने घूम गया कि किस तरह से साइकिल पर एक थैला लटकाए हुए आता है और वो किस तरह से चिट्ठियां बांट रहा है। बहरहाल समय हमारे पास थोड़ा सा सीमित है, इसके लिए जल्दी से पढ़ देते हैं हमारे कुछ श्रोताओं की बातें। लिख रहे हैं कि गर्म धूप, बरसात, सर्द हवाओं में भी वो अपनी साइकिल या पैदल सफर करता ताकि कोई संदेश देर न हो। उसकी पहचान सिर्फ खाकी वर्दिया वो झोला नहीं थी, बल्कि वो संवेदनाओं का वाहक था। गांव हो या शहर, हर जगह लोग उसे आदर और अपनापन देते थे क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से दिलों को जोड़ता था। और ये भी लिखा है कि डाकिया भारतीय जीवन का एक भावनात्मक प्रतीक है जो केवल खत या चिट्ठी नहीं लाता, बल्कि अपने साथ सुख दुख, प्रेम और अपनापन के अनगिनत संदेश भी लेकर आता है। उसके हाथ में थमा छोटा सा थैला घर घर की कहानियों का खजाना होता है। किसी के लिए वर्षों से बिछड़े प्रियजन का समाचार, किसी के लिए बेटे की पढ़ाई का हाल, तो किसी के लिए शुभ समाचार या त्योहार की शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। एक श्रोता लिखते हैं मंजू कि विश्व डाक दिवस मनाते हुए हमें वो दिन याद आते हैं जब चिट्ठियों का अनूठा संसार हुआ करता था और इनका इंतजार हम उतना ही रहता था जितना प्रिय के आने का। सुख दुख की खबर पहुंचाने का काम ये चिट्ठियां बखूबी करती थी और इन्हें पढ़ते हुए लिखने वाले के मनोभावों को आसानी से महसूस किया जा सकता था। आज सोशल मीडिया पर भले ही चरण स्पष्ट लिख दीजिए, पर वो अनुभूति नहीं होती जो पत्रों के माध्यम से होती थी। आज आधुनिक युग में डाक विभाग भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पोस्ट बैंक, स्पीड पोस्ट, जीवन बीमा, लाइसेंस और पासपोर्ट सेवा में उतर भी चुका है। तो धन्यवाद इन सब साथियों का जिन्होंने इतनी प्यारी सी बातें लिखी। आज विश्व दृष्टि दिवस है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। ये दिन हमें ये सिखाता है कि आंखें अनमोल है, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि आंखों की सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी दिल की या दिमाग की। बिल्कुल, और इस दिल को मनाने का जो उद्देश्य है सिर्फ आंखों से जुड़ी जानकारी देना ही नहीं होता मंजू, बल्कि ये भी बताना होता है कि ज्यादातर मामलों में समय पर जांच और सही इलाज में आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता था। हमारी आंखें न सिर्फ दुनिया को देखने का जरिया है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता से भी सीधा जुड़ाव करती हैं।
ऐसे कई लोग हैं जिन्हें या तो कम दिखाई देता है या तो बिल्कुल देख नहीं पाते, पर इनमें से बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिन्हें सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी आंखों की रोशनी बच सकती थी, लेकिन लापरवाही की वजह से नहीं बच पाई। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए सभी लोगों को समय रहते जो है सतर्क हो जाना चाहिए, आंखों को जांच करवाकर जो है सजग रहना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी आंखों की देखभाल ठीक तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद की बात करें, ग्लूकोमा है, नजर की कमी, ये सब बढ़ती हुई जो उम्र की समस्याएं हैं, शुरुआत में इनके मामूली लक्षण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन समय के बाद अगर आप देरी से इलाज कराएंगे या समय रहते आप नजर का इलाज करा लें तो उसको किसी हद तक आप बचा सकते हैं। बिल्कुल। और आंखों की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वर्ष में एक बार आंखों की जांच जरूर करवाएं, विशेष तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और मधुमेह के जो रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी, उनको अपनी आंखों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। समय पर लगाया गया चश्मा जरूरी ऑपरेशन या दवा से दृष्टि जाने से बचाया जा सकता है। यानी कि जब आपके पास में थोड़ी से जब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, समय है, उसी समय आप जांच करवा ले तो पता लग जाएगा कि अगर आपको केवल चश्मा लगाने से काम चल जाएगा या एक छोटे से ऑपरेशन से काम चल जाएगा या किसी दवाई से काम चल जाएगा। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब आपका ये है कि आंखों के प्रति लापरवाह नहीं होना है। और मंजू, एक बात और है, आज जो स्क्रीन टाइम हम देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम पर हम बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर, लैपटॉप पर हम घंटों, तो एक आंख कमजोर होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। कितना जोर पड़ता है हमारी आंखों पर, जो दिमाग पर दबाव पड़ता है, आंखों पर दबाव पड़ता है, उसको हम नजरअंदाज करते, दिन भर हम मोबाइल लेकर देखते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है ना, वो मोबाइल पर आंखें गड़ाए रहते हैं, तो सोचिए बचपन से उनकी आंखों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े चश्मे लगाए, बड़े बड़े बैग उठाए जब जाते हैं तो उनको देखकर बड़ा दुख होता है कि ये छोटी सी नन्ही सी उम्र में जब इनकी आंखें बहुत तेज तर्रार होनी चाहिए थी, इनकी आंखों पर इतना मोटा चश्मा लग गया है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, इसे थोड़ा सा कम करें। सारी दुनिया कह रही है चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन हम फिर भी खुद ही नहीं रहे हम ही कहते हैं और हम ही सुनते नहीं है। हम 24 घंटे आंखों को गड़ाए रखते हैं स्क्रीन पर। देखिए मंदाकिनी जी, आजकल का जो युग है या जो समय चल रहा है, उसमें इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें ये तो संभव नहीं है, नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर हम अपनी आंखों की देखभाल करें। कैसे करें कि जैसे कुछ समय हो गया है कि आप कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उठ जाइए वहां से, थोड़ा सा आंखों की छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हैं। ठंडे पानी की छींटें आंखों पर मार सकते हैं ताकि वो जो तनाव में आ जाती है आंख की नसें, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और इस तरह से आंखों पर जो बहुत ज्यादा तनाव आए उससे पहले आप संभल जाइए। और बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने रहने से आंखों में सूखापन भी आने लगता है, तो उससे भी निजात मिलेगी। या कोई दवा हो जिससे कि उसकी नमी बरकरार रखी जा सके। तो जिन लोगों को कंप्यूटर के ऊपर काम करना ही पड़ता है उनके लिए तो कोई विकल्प है नहीं। तो ये लेकिन छोटे छोटे उपाय अपना करके हाथों की जो ये हथेलियां है ना, इनसे एकदम हल्के हल्के से आंखों को दबाया जा मसल सकते हैं, और इस तरह से आंखों को थोड़ा रिलैक्स करके कम से कम उसको डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा कि भी आजकल आपका काम ही अगर सोशल साइट पर है, आपको बैठे रहना है। लेकिन देखिए मंजू, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए थोड़े थोड़े समय में उठते रहना चाहिए, है ना, अपनी सेहत के लिए भी। तो आंखों की सेहत के लिए कितना जरूरी है कि हम इसको समय समय पर थोड़ा सा आराम दें। खुद भी उठें, थोड़ा टहलें, इधर उधर घूम के आए, आंखों को थोड़ा रिलैक्स दें, आंखों को झपका लें और चिकित्सक के पास जरूर जाएं। उन्हें अपनी समस्या बताएं कि हमें कितना देर जो है स्क्रीन को देखना पड़ता है और हमारी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो चश्मे से बचने के लिए आप लापरवाही मत बरतें। बिल्कुल। तो कुछ साथियों ने भी बातें लिखते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस आज है। इस दिन विशेष पर कई लोग अपने मृत्यु के बाद चक्षुदान या पूरा देह दान करवाने हेतु उचित सेवा संस्था, ट्रस्ट या अस्पताल के अधिकारी गण को सूचित कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में जो परिवार रहते हैं तो उन्होंने भी ऐसा किया है। और इस तरह से क्या होता है ना कि हम अपनी आंखें दूसरों को देकर के उनको दृष्टि दान दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी आंखों को स्वस्थ भी तो रखना होगा ना मंजू। हमारी आंखें स्वस्थ होंगी तभी तो हम नेत्रदान के बारे में सोच सकते हैं ना। तो अगर हमने आंखें ही बीमार कर ली और उसके बाद हम ऐसी कोई समस्या या सोच रखते हैं तो फिर उसकी कोई लाभ, अहमियत नहीं है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दिन यानी आज ही के दूसरे गुरुवार को हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य होता है अंधता निवारण एजेंसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया को बताना कि आंखों को बचाया जा सकता है। और इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस का जो थीम
थीम है वो है अपनी आंखों से प्यार करें विषय पर मनाया जा रहा है। अपनी आंखों से हम प्यार करेंगे तभी तो उसकी देखभाल करेंगे, और देखभाल करेंगे तभी हम दूसरों की कुछ मदद कर पाएंगे। फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं जी। मंदाकिनी जी, आंखों के सिवा तो दुनिया में और कोई अनमोल चीज इससे है ही नहीं। लेकिन हमारे पास और भी कुछ रखा है, एक ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं जी। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों,
350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। तो हम फिर से उपस्थित हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। अब आज जो टेरिटोरियल आर्मी दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। प्रतिवर्ष ये दिन 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण सैन्य निकाय है जो आम नागरिकों को देश सेवा का अवसर देता है। ये एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित सेवा से को बढ़ावा देता है और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना है 9 अक्टूबर 1948 को हुई थी और इसी दिन को टेरिटोरियल आर्मी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसमें युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भारतीय सेना की दूसरी पंक्ति का हिस्सा है और इसमें अधिकारी, व्यापारी, वकील जैसी विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक अपनी नौकरी या व्यवसाय के साथ ही सेवा भी दे सकते हैं। बिल्कुल। इसकी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो ये एक स्वैच्छिक सेवा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होते हैं। सफल उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड और मेडिकल बोर्ड के बाद कमीशन दिया जाता है। बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आम नागरिकों की सेना में सेवा करने और देश की रक्षा में योगदान करने का जो अवसर ये प्रदान करता है और ये देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करता है और जरूरत पड़ने पर एक सहायक बल के रूप में भी कार्य करता है। बिल्कुल। इस आर्मी के स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सके। संकट काल में इन्हें सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है और इस प्रकार नवयुवकों को देश सेवा का अवसर मिलता है। साथ ही सामान्य श्रमिक से लेकर कोई भी सुयोग्य व्यक्ति जो शरीर में समर्थ हो इसमें भर्ती ले सकता है और इसके लिए 18 से 42 वर्ष जो है आयु सीमा तय की गई है। इसको हम खाली इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे हम कुछ एक धन की कुछ ऐसी व्यवस्था हम करके रखते हैं घर में भी कि नहीं, ये जो धन है ये हमने कभी कोई मुसीबत का समय आ जाए तो उसके लिए हमने संचय करके रखा है, इसे हम संभाल के रखते हैं और जब अगर कोई संकट की स्थिति आ जाती है तो हम उस संचित धन का फिर उपयोग करते हैं कि हाँ। तो बस ये भी बिल्कुल उसी तरह की आर्मी है कि जब अगर कभी देश पर किसी तरह का कोई संकट आ जाए, जब ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो ये एक ऐसी आर्मी तैयार करके रखी जाती है कि जब संकट काल में इनका जो है सेवाएं ली जाती है। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो लेकिन एक गीत अब सुन लेते हैं हम। बिल्कुल। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद
तो बचपन से ही ये जज्बा अगर हो तो टेरिटोरियल आर्मी अपने आप तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और ये जज्बा अपने बच्चों में हमें तैयार करना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। चलिए आज थोड़ा घूमने चलते हैं हम। बिल्कुल, घूमने तो आपने वादा कर लिया है कि आज आप ओरछा लेके जाने वाली हैं, है ना? ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। यानी जो समय है वो निश्चित तौर पर नहीं पता है। और ये स्थान जो है टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और झांसी से 15 किलोमीटर दूर है, और ये स्मारकों, मंदिरों, किलों और महलों का घर है। और ये सभी स्मारक प्राचीन ऐतिहासिक स्थापत्य शैली और आंतरिक सज्जा का अच्छा उदाहरण है। आप अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए यहाँ घूमने जा सकते हैं। और पूरे के पूरे परिवार या नवविवाहित या ट्रेकर्स या कोई यात्री, सभी के लिए, यानी सभी तरह के लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। उनके लिए एक आदर्श जगह है। अद्भुत बुंदेलाकालीन किंवदंतियों को अपने आप में समेटे हुए कई स्मारक अपनी मूल भव्यता को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ के मंदिर और महल बचपन की कल्पनाओं में हमें ले जाते हैं। और घूमने नामक जगहों की बात अगर हम करें, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध है ओरछा किला, जो बेतवा और जामनी नदियों के संगम पर बने एक द्वीप पर स्थित है। और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, जिसे पूरा होने में कई साल लगे। और इसमें किले और महल के जो है स्मारक भी शामिल हैं। और घूमने लायक जगह है एक राम राजा मंदिर। ये बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थल है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। इसका धार्मिक महत्व है। वर्षों पहले ये शासक मधुकर शाह का महल था। हाँ, और एक है राजा महल, और इस महल में आप ऊंची बालकनी वाले आलीशान आवास में जा सकते हैं। महल के अंदरूनी हिस्सों में दर्पण और भित्ति चित्र हैं जो महल की छतों और दीवारों पर लगे हैं, और इनकी वजह से आंतरिक सज्जा देखते ही बनती है। बिल्कुल। बेतवा नदी की अब बात करते हैं। ये नदी रिवर राफ्टिंग और बोटिंग के शौकीनों के लिए एक आदर्श जगह है। इस नदी पर घूमने का सबसे अच्छा समय है मानसून है, क्योंकि इस समय बोटिंग करने पर सुंदर नजारों का लुत्फ लिया जा सकता है। और एक जगह है फूलबाग मंजू। ये जगह हरियाली से भरपूर है और इसमें कई फव्वारे हैं। मजा आता है ना फव्वारे के नीचे। और इस बाग का इस्तेमाल जो है ओरछा के राजा गर्मियों में विश्राम के लिए भी किया करते थे। इसके नाम से ही पता चल रहा है फूल बाग, यानी बहुत सारे फूल होंगे। अब एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये एक सुंदर मंदिर है जो धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर वास्तुकला और भित्ति चित्रों का अनूठा मिश्रण है। ये कला का एक बेहतरीन नमूना है। हाँ, और अगर हम बात करें छतरियों की, हमें कितना अच्छा लगता है जब हम छतरियों को देखते हैं। तो बेतवा नदी के तट पर 14 छतरियां यानी स्मारक हैं जो कंचन घाट पर एक पंक्ति में स्थित हैं, जो बुंदेलखंड के पराक्रमी शासकों के सम्मान का प्रतीक है। और इनकी अनूठी स्थापत्य शैली और सुंदर जो डिजाइन है वो बहुत ही मन को छू लेती है। और चतुर्भुज मंदिर है। ये मंदिर 875 ईस्वी में निर्मित किया गया। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये मंदिर एक आयताकार मंच पर ऊंचा खड़ा है और 3 मुख्य खंडों में विभाजित है। इसका मध्य भाग लगभग 4 मंजिला है। पर्यटक इसके आध्यात्मिक मूल्यों को अनुभव करते हैं। ये धार्मिक प्रतीकों और कमल के चिन्हों से अलंकृत है। और एक बात और है मंजू, अगर हम किसी पर्यटन की ओर जाते हैं, वहां अगर हमें वन्य जीव नहीं मिले तो मजा नहीं आता है ना? तो ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हम करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखना चाहते हैं। ये 46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1994 यानी 1994 में की गई। यहाँ 200 प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं, जैसे कटफोड़वा, किंगफिशर, काला हंस वगैरह बहुत सारे। और यहाँ तेंदुए, बाघ, सियार, बंदर, मोर जैसे प्राणी भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं दाऊ जी की हवेली की। 17वीं शताब्दी में निर्मित ये हवेली अपने विशाल क्षेत्रफल और खंडहर संरचना के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। हवेली का खंडहर ढांचा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तस्वीरों के फ्रेम के लिए एकदम सही है। प्रवेश द्वार विशाल, मेहराब इसके आकर्षक हिस्से। यानी अगर देखिए हम घूमने जाते हैं तो फोटो तो खींचते हैं, वहां अगर एक बहुत अच्छा
अच्छा कोई सीन हमें मिल जाए या कोई अच्छी फ्रेम हमें मिल जाए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना, हम जल्दी से कैमरे के अंदर से कैद कर लेते हैं। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो ये भी जगह आपको बड़ी आसानी से मिलेगी, दाऊ जी की हवेली। और ये सब तो जो हमने बातें की घूमने लायक जगह थी मंजू, अब कुछ और जानकारी की बात हम कर लेते हैं। ये सब कुछ घूमने के लिए 3 दिन और 2 रात का ठहरना काफी होता है, क्योंकि सभी जगह पास पास हैं। और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है बसंत और सर्दियों का, तुमने बताया भी था। इस समय सब कुछ हरा हरा होता है, पर बोटिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए विशेष रूप से अगर आना है तो मानसून के दौरान आपको आना चाहिए। बिल्कुल, बोटिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए आना है तो मानसून में आइए। और खान पान यहाँ कोई दिक्कत का कोई नहीं है। यहाँ कई कैफे हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ आपको भारतीय और चीनी और कॉन्टिनेंटल और इटालियन है, सभी तरह के व्यंजन आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा कबाब, खोपरा पाक, मालपुआ, मावा बाटी और भुट्टे का किस, या ये जो सारे व्यंजन है ये वहाँ के स्थानीय व्यंजन है और ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप यहाँ इसका आनंद ले सकते हैं। और वहाँ कैसे पहुँचना है ये भी लोग जानना चाहेंगे, तो ये भी हम बता देते हैं कि ओरछा के निकटतम हवाई अड्डा जो है वो ग्वालियर है। यहाँ से 113 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे जंक्शन झांसी है और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलेगा। वैसे तो ओरछा भी अपने आप में एक रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से आप झांसी, ग्वालियर और खजुराहो से भी आ सकते हैं। चलिए अब गाने के द्वारा घूमने चलते हैं फिलहाल। हाँ, बिल्कुल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
मंजू, हाँ? सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो जब मौसम हसीन होता है ना, तो हम कुछ ना कुछ लिखते जरूर हैं, है ना? हमारा मन जो है कवि बन जाता है और कविता लिख डालते हैं, कहानी लिख डालते हैं, कोई संस्मरण लिख डालते हैं। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप ऐसे सुहाने मौसम में कहीं घूमने के लिए जाएं, तो अपनी डायरी जरूर अपने साथ ले जाइए, एक पेन साथ में ले जाइए। आप कहाँ कहाँ घूमने गए और वहाँ के जो अनुभव हैं वो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। फिर 10 साल 5 साल के बाद जब आप पढ़ेंगे कि अरे हाँ, हम यहाँ घूमने गए थे, अरे वाह, हमने ये अनुभव था हमारा, देखना आपके मन के अंदर एक गुदगुदी सी होगी और आप फिर से वहीं मन पहुंच जाएंगे। हाँ, मन के द्वारा आप वहाँ घूमने के लिए चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लिखने की आदत ही छूट गई है तो फिर आप कैसे लिखेंगे, ये बताइए। यही तो हम कह रहे हैं कि लिखने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है ये बात। हमारे श्रोताओं ने ये विचार लिखे हैं अपने। लिखते हैं एक श्रोता कि आजकल के डिजिटल युग में लिखने का चलन कम हो रहा है। लेखनी या पेन की जगह मोबाइल ने ले ली है। खत लिखने की जगह व्हाट्सएप, टेलीग्राम ने ले ली है। किराना सामान या ग्रोसरी की सूची भी ऑनलाइन भेजी जाती है। कोई रेसिपी डायरी में लिखने की जगह यूट्यूब पे देखना आसान हो गया है। लॉकडाउन के बाद तो सभी जगह आवेदन हो या दाखिला लिखने की जगह भी ऑनलाइन ही काम करता है। बच्चों की पढ़ाई में भी लिखने का चलन 25% कम हो गया है। बिल्कुल, और एक साथी लिख रहे हैं कि लिखने का कम होता चलन, भाई क्या बात है। अरे अब देखिए ना, लिख ही तो रहे हैं, और यदि नहीं लिखते फिर ये संदेश भला आप तक एक ही क्लिक में पहुंच कैसे जाता है। अरे लिखना नहीं छूटा है, बल्कि लिखने का तरीका बदल गया है। नहीं तो जिनके हृदय भाव भरे हों वो आज भी लिख ही तो रहे हैं और पल भर में ही अपने वैचारिक लेखनी को भेज भी रहे हैं और अपने डिजिटल लाइब्रेरी में संरक्षित भी कर रहे हैं। अब किताबों और कॉपियों का बोझ डिजिटल हो जाने से पहले जैसी लिखने के स्वरूप में नहीं रहे हैं, लेकिन लिखा तो आज भी जा रहा है। लोग सीख भी रहे हैं। डाक विभाग की भूमिका इसमें नहीं है, ये एक सहूलियत भी है। हाँ, इनके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा तो जा ही रहा है। लिखने के तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल। पेन कॉपी की जगह जो है अब जो है हमारे पास डिजिटल जो है साइट आ गई है, हम उस पर लिख डालते हैं। लेकिन मंदाकिनी जी, आजकल देखिए ना, हम ऐसा भी लिखते कहाँ हैं, हम जैसे हमें कुछ टाइप करना रहता है ना, हम बोल देते हैं सीधा और वो अपने आप टाइप हो जाता है। हमारे लिखने के ऊपर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि जब आप लिखते हैं तो एक तो ये है कि वो आपका जो लिखना है वो कायम रहता है। देखिए, मैंने इस बात को महसूस किया कि अगर आप बहुत दिनों तक कोई भी भाषा चाहे अंग्रेजी, हिंदी या आपकी अपनी कोई दूसरी भाषा हो जिसमें आप लिखते हो, अगर आप नहीं लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब आप लिखेंगे ना, तो उस एक शब्द को कैसे लिखा जाता है ना, त्रुटियां होने लग जाती है और हम भूल जाते हैं कि अरे इसकी मात्रा छोटी है या बड़ी है, या किस तरह से इसका आधा शब्द इधर आएगा या उधर आएगा। तो ये सब भूले होने लग जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसके लिए अध्ययन भी बहुत जरूरी है। हम अध्ययन छोड़ देते हैं और लिखना छोड़ देते हैं, तो जाहिर है कि हम जब लिखने बैठे हैं तब पता चलता है कि हम कितना कुछ भूल गए हैं जो हमें आता था। तो लिखना बेहद जरूरी है, और बच्चों के लिए तो खास तौर से। वैसे देखा जाए, एक बात और कहना चाहूंगी मंजू, अब लेखन जो होता है ना, लेखक भी लिखते हैं, वो सीधे टाइपिंग करते हैं। तो वो जो कहानी में वो भाव जो कभी आता था, जो लेखक एक कहानी लिखकर फाड़ देता था, फिर दोबारा लिखता था, फिर तिबारा लिखता था, तो जो हृदय की अनुभूतियां आती थी, वो जो मार्मिक भाव निकल के आते थे, वो अब कहाँ आते हैं। और ऐसा लगता है टेक्निकल कहानियां लिखी जा रही है। एक बात और मैंने महसूस की मंदाकिनी जी, कि अगर हमें कोई भी चीज अगर याद करनी हो तो केवल उसे पढ़ने के बजाय अगर आप उसी चीज को एक बार लिख लेते हैं तो वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहती है और बहुत जल्दी याद होती है, जबकि पढ़ने से वो उतने लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती। बच्चों को कहा जाता है खासतौर से कि आप पेपर के दौरान लिख कर याद करें, ताकि आप पेपर में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल लिखने का जो चलन है सच में कम हो रहा है। पहले हम हमारे मन में जो भी आता था उसको एक डायरी या किताब में लिख लेते थे, इसलिए विषय मुझे कुछ कहना है नहीं, बहुत ही अनुकूल विषय लगा। आजकल हम लिखने का चलन कम करते जा रहे हैं। कुछ भी बात हो अपने मोबाइल के नोटपैड में उतार लेते हैं और फोन में ही सब कुछ सेव कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मोबाइल में उतरने से ज्यादा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं अपने दिल में जो बात है उसको लिखने से हमारा दिल भी हल्का होता है, और हम सबको अपने जीवन में लिखने का ये चलन शुरू रखना चाहिए। हमें पहले जैसा ही अपने दिल में आई बातों को डायरी में उतारते रहना चाहिए। इससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज होती है, साथ ही हमारा मन लगता है, मन हल्का होता है। आजकल लोग लिखना नहीं चाहते, कुछ भी बात हो बस उनको फोन की नोट पैड उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे मन और सेहत के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के युग में हाथ से लिखना बंद हो गया है। जो थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, खासकर बच्चे, तो उनकी लिखाई बहुत ही गंदी हो गई है। अक्षर टेढ़े मेढ़े लिखना और सीधी लाइन में न लिख पाना, ये दोनों बातें आजकल बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी पाई जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक ही अंगुली सक्रिय रहती है, जिससे अन्य अंगुलियां निष्क्रिय होकर दर्द करने लगती है। साथ ही उनकी
की पकड़ भी कमजोर हो जाती है। इसलिए कागज कलम का दैनिक कार्य में उपयोग जरूर करना चाहिए। घर का राशन, सब्जी की सूची मोबाइल पर न बनाकर कागज या छोटी डायरी में लिखनी चाहिए। मन में आने वाले विचारों को भी कागज पर लिखिए। इससे मन तो हल्का होगा, इस साथ में हाथों की अंगुलियां भी सक्रिय रहेंगी। हाँ, आगे भी लिखते हैं कि मैं रोजाना डायरी में हिसाब लिखने से लेकर विविध भारती के कार्यक्रम के लिए कमेंट भी पहले कागज पर लिखता हूँ, उसके बाद ही मोबाइल पर उतारकर पोस्ट करता हूँ। इससे शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास में त्रुटियां नहीं होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि शब्दों का जो चयन है ना, वो हम अपने हिसाब से कर पाते। एक बार हम लिखते फिर हमें लगता नहीं ये शब्द उचित नहीं है, नहीं दूसरा शब्द उपयोग करते हैं, नहीं इसके साथ इस बात को भी हम जोड़ देते हैं, तो ये बात हमारी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। ये जो सब बातें हैं ना, दिमाग के अंदर जो हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है ना, वो केवल लिखने से ही होता है, टाइप से नहीं। पेन और कलम में बात है ना, पेन और दवात लेकर हम बैठे, एक समय तो ऐसा भी था ना, पेन और दवात लेकर बैठा करते थे और नीली स्याही, हरी स्याही, काली स्याही से लिखा करते थे और सुलेख लिखा करते थे। तो बहुत सुंदर राइटिंग हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि लिखने का चलन कम होने की वजह जो भी हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल, उससे ज्यादा लिखने की हमारी आलस्य भी जरूरी हो गया है। जाहिर है आज सब कार्य ऑनलाइन हो गया है, पढ़ाई हुई लिखाई कलम के बदले सिर्फ उंगली चलती है। पहले की पढ़ाई में प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक नोटबुक तैयार होती थी। पहले रफ नोट बुक तैयार की जाती थी, सुंदर अक्षरों से पक्की नोटबुक में उतारा जाता था। छोड़ो, अब तो खत लिखना भी एक खता जैसा लग रहा है। अब बैंक में सिग्नेचर भी मिसमैच होने लगते हैं, कारण वही लिखने की आदत जो कम हो गई है। बिल्कुल। एक साथ ही लिखने की तकनीक और डिजिटल संचार के कारण हस्तलिखित लिखने का चलन कम हो रहा है, क्योंकि लोग टाइपिंग और शॉर्ट मैसेज का उपयोग करने लगे हैं, जिससे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण रूप का नुकसान हो रहा है। हालांकि कई शिक्षक और संगठन छात्रों में लिखने की आदत को फिर से जगाने और शब्दावली बढ़ाने के लिए रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। लोग ईमेल, मैसेज और चैट जैसे लिखित माध्यमों का तेजी से उपयोग करते हैं, जिससे हस्तलेखन की आवश्यकता कम हो गई है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर की वजह से लोग टाइप करने में अधिक सहज हो गए हैं। पढ़ने में गिरावट का सीधा असर लेखन कौशल पर पड़ता है, जिससे लिखने की आदत कम हो जाती है। हस्तलेखन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक अनूठा रूप है और इसका उपयोग न करने से लोग एक महत्वपूर्ण कौशल को खो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बात लिखी। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब ऑफिस में थे तो 10 रुपए की डायरी आया करती थी, छोटी सी डायरी थी, अब 100 रुपए की आती है, फिर भी मैं डायरी जरूर लेता हूँ। और एक अलग से डायरी आती है ABCD करके फोन वाली, तो आजकल तो फोन से ज्यादा नहीं मोबाइल वाली होती है और उनमें मोबाइल नंबर भी उन्हीं में लिखता हूँ। ये लिखते हैं, मतलब डायरी का उपयोग कर रहे हैं लिखते हुए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि मैं तो अभी भी बहुत लिखता हूँ, मेरे पास बहुत सी डायरियां हैं, हर साल एक नई डायरी बना लेता हूँ। मुझे मोबाइल पर भरोसा नहीं है। अपनी डायरी पर भरोसा है, मोबाइल का क्या पता कब बंद हो जाए या खो जाए, तो सब कुछ चला जाता है उसमें। अपने घर के सदस्यों को भी डायरी के लिए कहता हूँ, डायरी में लिखा करो, यह कभी धोखा नहीं देंगे। मेरे घर के सदस्य कुछ मानते कुछ नहीं मानते, फिर वो मेरे पास ही आते हैं कि ये बता दो वो बता दो। बिल्कुल सही चित्रण किया है इन्होंने। और एक हम अंतिम और ले लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि लेखन का कम होता चलन वाकई सही है। वीडियो सामग्री, वेब सीरीज और अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की भरमार के कारण लोगों में किताबें और लंबे लेख पढ़ने की रुचि कम हो गई है। जब पढ़ने का चलन घटता है तो लिखने की प्रेरणा भी कम हो जाती है। शिक्षा प्रणाली में अंकों पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे छात्रों में रचनात्मक लेखन के बजाय केवल परीक्षा उन्मुख लेखन की आदत विकसित होती जा रही है। बहुत से लोग लेखन को एक गंभीर करियर विकल्प नहीं मानते, जिसके कारण लेखन को पेशेवर रूप से अपनाने वालों की संख्या भी अब घट रही है। अब बातें तो बहुत सारी है मंदाकिनी जी, लेकिन समय सीमित है। एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल।
फसाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। आंखों के अफसानों की तो बात ही अलग होती है, लेकिन हम फिलहाल जो है पेपर पर लिखने की बात कर रहे हैं। जरूर लिखिए और हमें बताइए कि आपकी लिखने की आदत ने कहाँ तक जो है गति पकड़ी है। लेकिन अब हमारी गति को हमें विराम देना होगा। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।